नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की। आज हम चर्चा करेंगे केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की। पिछले व्याख्यानों में हमने ये बात स्पष्ट रूप से विवेचित की है कि केंद्र और राज्यों के बीच में तीन प्रकार के जो संबंध है, विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक। इन राज्यों में जो व्यवस्थाएं की गई है वो संघवाद के संविधान के अनुरूप की गई है और भारतीय जो संघ है वो परिसंघ है। उसमें बहुत सारे तत्व जो हैं वह केंद्रीय प्रवृत्ति के हैं और इसी केंद्रीय प्रवृत्ति के कारण से केंद्र जो है या जो संघ है या जो यूनियन है उसका पलड़ा, चाहे वो वित्तीय संबंध हो, चाहे वो विधायी संबंध हो और इसी प्रकार से प्रशासनिक संबंध हो, उनमें भारी है। और इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से संबंध है जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे पर अन्योन्य प्रभाव रखते हैं। सबसे पहली बात हम देखना चाहते हैं कि केंद्र और राज्यों के जो प्रशासनिक संबंध है उसमें जो संवैधानिक प्रावधान है वो किस प्रकार के हैं। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार सबसे पहले बात ये की गई है कि शक्ति विभाजन या शक्ति पृथक्करण या सहयोगी संघवाद की जो संरचना है वो सहयोगी संघवाद की जो संरचना है उसके लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार केंद्र की जो प्रशासनिक शक्ति है वह उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है। अर्थात केंद्र सरकार द्वारा उन प्रशासनिक विषयों पर नियंत्रण निर्देशन किया जाएगा जिन विषयों पर संसद को या केंद्रीय विधायिका को शक्ति बनाने की शक्ति प्राप्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि संघ सूची के विषय और संवर्धित सूची के जो विषय हैं उन पर जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो केंद्र के अधीन होती है और केंद्र उन पर नियंत्रण निर्देशित करता है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 162 में ये व्यवस्था दी गई है कि राज्य सरकार को भी, प्रत्येक राज्य को भी उन प्रशासनिक व्यवस्थाओं और शक्तियों का उपयोग करने की क्षमता है जिन पर राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। अर्थात राज्य सूची और संवर्धित सूची के जो विषय है उन पर भी राज्यों को प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार है। प्राय संवर्धित सूची के विषयों की जब बात आती है तो उसमें जो प्रशासनिक अधिकार है वो साधारणतः राज्यों को दिए जाते हैं, क्योंकि केंद्र जो है वो उन विषयों का प्रबंध स्वयं नहीं करना चाहता जो विषय उसके दोनों की मध्य विभाजित है और प्राय वो राज्यों को उनका नियंत्रण निर्देशन या प्रशासनिक व्यवस्था उनको दे देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यों के ऊपर जो संघीय नियंत्रण और निर्देशन के जो सिद्धांत है या वह व्यवस्था जिसके तहत संघ को अधिक शक्तियां प्राप्त है, ऐसे संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार के हैं। आर्टिकल 256 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से होगा कि संघ द्वारा निर्मित जो कानून है उनका पालन सुनिश्चित होता रहे। अर्थात अगर संघ को लगे कि उसकी निर्मित विधियां और कानून उनमें अगर किसी प्रकार के व्यवधान है तो उन व्यवधानों को हटाने के लिए वो राज्यों को आवश्यक निर्देश आदेश दे सके।
दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव उस प्रकार से है कि 257 में प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है वो अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे कि जिसमें केंद्रीय जो कार्यपालिका शक्ति है उसके प्रयोग में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अगर बाधा उत्पन्न हो तो संघ को राज्यों को निर्देश देने का अधिकार दे रखा है और वो निर्देश आदेश दे सकती है। फिर यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच में कई बार विभिन्न प्रकार के जो प्रशासनिक दायित्व है उनका आदान प्रदान भी हो सकता है। तो आर्टिकल 258 में निर्धारित शर्तों के अनुसार संघ जो है वो राज्यों को अपने कुछ प्रशासनिक कृत्य स्थानांतरित कर सकता है तथा राज्य संघ को अपने कुछ प्रशासनिक कृत्य सौंप सकता है। इसका तात्पर्य है कि उसमें जो मेमोरेंडम बनेगा, जो एक सुविधा जो स्थापित होगी, उस सुविधा के अनुसार ये स्थापित होगा कि केंद्र और राज्य जो आपस में एक दूसरे को स्थानांतरित करेंगे, वो स्थानांतरित जो है वो विभिन्न शर्तों के अधीन होगा और उसके अनुसार उनको किया जाएगा। प्राय देखा जाता है कि केंद्र अगर राज्यों को किसी प्रकार के प्रशासनिक दायित्व सौंपता है तो उन प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करने के लिए वह उसका जो खर्च है वो उनको उपलब्ध कराता है। चाहे हम इस संबंध में जनगणना संबंधी कार्य की बात करें, निर्वाचन की बात करें या अन्य कोई विशेष प्रयोजन या योजनाएं जो केंद्र सरकार की लागू होती है, अगर उन पर प्रशासनिक व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तो उसका वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो ताकि इस प्रकार से कि राज्य में प्रवृत्ति ना हो कि वो केंद्र द्वारा सौंपे गए कार्यों को टाल मटोल करे। केंद्र और राज्यों के मध्य जब हम प्रशासनिक संबंधों की चर्चा कर रहे हो तो ऐसे में अखिल भारतीय सेवाओं की चर्चा करना समीचीन होता है। और बात यह है कि केंद्रीय सेवाएं जो वर्ग ग्रुप ए, बी, सी और डी 4 भागों में विभाजित है, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य की अपनी राज्य प्रशासनिक सेवाएं, राज्य पुलिस सेवाएं हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की अधीनस्थ सेवाएं हैं, राज्य की सहायक सेवाएं हैं। इन दोनों सेवाओं के अलग अलग होने के बावजूद भारत में अखिल भारतीय सेवाएं, जिन्हें ICS इंडियन सिविल सर्विसेज का उत्तराधिकारी माना जाता है या उनका नया स्वरूप कह सकते हैं, वो रहती हैं। और ये कुछ ऐसी सेवाओं की व्यवस्था है जो संघ और राज्य दोनों के लिए सामान्य है और उन्हें अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। 2 जो प्रथम अखिल भारतीय सेवाएं हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, इनका जो चयन है या इनकी जो नियुक्ति जो है वह केंद्रीय कार्मिक व प्रशासनिक जो विभाग है, केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, उसके द्वारा उनकी नियुक्ति होती है, उनका प्रशिक्षण होता है और उनका जो प्रत्येक राज्य को जो कैडर आवंटित होता है वो उनको किया जाता है। और उसके बाद में वो जो संबंधित अधिकारी है अपने राज्यों में नियुक्त होते हैं। ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इन सेवाओं पर जो महत्वपूर्ण बात आती है कि सब प्रशिक्षण और जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है और जिनकी नियुक्ति है और उनके जो विभिन्न प्रकार के जो मसले हैं, उन मसलों पर विभाग जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है केंद्रीय, वही निर्णय करता है। राज्य इस पर निर्णय नहीं करते हैं। इस संबंध में इसका सहयोग जो है वो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन उनको काडर या प्रत्येक जो संवर्ग हैं उनमें उनको बांटा जाता है और वो ताउम्र उसी संवर्ग में रहते हैं। और जब केंद्र को अधिकारियों की आवश्यकता होती है तो वह राज्य से अधिकारियों को अपने यहाँ पर प्रतिनिधि पर बुलाता है और सेवाएं प्राप्त कर लेता है। इस हेतु एक टेन्योर सिस्टम का निर्माण भी किया गया है। टेन्योर सिस्टम ये कहता है कि प्रत्येक जो अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी है
वो एक निश्चित समयावधि के लिए केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर जाएगा और केंद्र को सेवाएं उपलब्ध कराएगा। उसे टेन्योर सिस्टम कहते हैं। तो इस प्रकार से अखिल भारतीय सेवाएं जो है, आप जानते हो कि भारत के प्रत्येक राज्य और संघ में जो महत्वपूर्ण जो पद है प्रशासनिक, उन पदों पर इन्हीं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच में एक बेहतर समन्वय बने रहे और केंद्र और राज्यों को एक प्रशिक्षित और एक जिम्मेदार जो अधिकारी है उनको प्राप्त होते रहे। इस हेतु एक व्यवस्था की गई है। व्यवस्था ये की गई है कि चूँकि ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो राज्य संवर्ग में विभाजित है और जो अधिकारी कर्मचारी है वो अपने संबंधित राज्य से वेतन भत्ते और सेवाएं वेतन प्राप्त करते हैं और सेवाएं उनको देते हैं। ऐसे मामलों में जब ये बात आती है कि कोई नई अखिल भारतीय सेवा गठन हो, तो उस नई अखिल भारतीय सेवा गठन के लिए राज्यसभा को ये अधिकार दे रखा है। संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित या मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे 2 अखिल भारतीय सेवाएं थी, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। 1966 में 5 अखिल भारतीय सेवाओं गठन के लिए राज्यसभा ने अनुशंसा की थी। भारतीय वन सेवा जो 1966 में गठित हुई है, इसके साथ ही शिक्षा सेवा, चिकित्सा सेवा और अभियांत्रिकी सेवा, इस प्रकार की सेवाएं थी जो 5, उनमें से केवल एक भारतीय जो वन सेवा है वो 1966 में नई सेवा के रूप में गठित हुई। तत्पश्चात से अभी तक कोई भी जो सेवा है वो नई अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में गठित नहीं की गई है। अब कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो संघ द्वारा राज्यों को आदेश निर्देश तो नहीं देता है, लेकिन वो उनका उपयोग करके राज्य की कार्यपालिका या राज्य की जो प्रशासनिक तंत्र है उसको प्रभावित कर सकता है। उसको विभिन्न प्रकार के आदेश निर्देश अनौपचारिक रूप से दे सकता है। संविधान के आर्टिकल 275 में व्यवस्था की गई है कि केंद्र, क्योंकि वो वित्तीय मामलों में और वित्तीय स्थिति केंद्र की मजबूत होती है, राज्यों की इतनी स्थिति मजबूत नहीं है, तो संघ द्वारा राज्यों को अनुदान और केंद्र योजनाओं के लिए पैसा देने की बात कही गई है। तो अनुदान देते समय केंद्र या राज्य जो संघ है वो राज्यों पर कुछ ऐसे शर्तें लगा करके व्यय को नियंत्रित कर सकता है, या अपनी जो केंद्रीय योजनाएं हैं उन योजनाओं के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था के लिए वो राज्यों से निर्देश जारी कर सकता है राज्यों को, और उसके अनुसार राज्यों को निर्देश मानने होंगे और उसकी व्यवस्था करनी होगी। तो इस प्रकार के जो आर्टिकल 275 है जो अनुदान के लिए है, उसका उपयोग वह राज्यों की प्रशासनिक या कार्यपालिका शक्तियों को नियंत्रित करने में कर सकता है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 352 के तहत जब राज्य में या राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा है और उस घोषणा के दौरान राष्ट्रपति या केंद्र सरकार किसी भी राज्य को विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं करने के लिए या उनको नियंत्रण निर्देशित करने के लिए आदेश जारी कर सकती है। आर्टिकल 356 के तहत जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, राष्ट्र प्रशासन लागू हो, तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र जो है वो राज्यों को, पर्टिकुलरली जहां पर राष्ट्र शासन है, उस राज्य को अपनी प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग केंद्र के निर्देशानुसार करने के लिए कह सकता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 339 में व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए योजनाएं बनाने और क्रियान्वयन करने के लिए संघ जो है वो राज्यों को निर्देश दे सकता है और विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए उनको कह सकता है। आर्टिकल 350 में प्रावधान है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक है उन अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कह सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो अल्पसंख्यकों के लिए जैसे महाविद्यालय, विद्यालय, इस प्रकार की स्थापना की जाती है वो इस प्रावधान के तहत की जा सकती है।
आर्टिकल 355 में एक प्रावधान और है कि जब लगे कि राज्य की सुरक्षा खतरे में है तो 355 के तहत संघ जो है वो राज्य में सशस्त्र बलों को भेज सकता है और वहां पर कानून व्यवस्था कायम करवा सकता है। तो 355 ही वो आर्टिकल है जिसके तहत संघ को राज्यों में केंद्रीय सेवाओं के या केंद्रीय सशस्त्र बलों के भेजने की अनुमति दी जाती है। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि केंद्र राज्यों के बीच में जो विभिन्न विवाद है उन विवादों को निस्तारण के लिए कुछ विधियां, कुछ प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहला प्रावधान यह है कि संघीय क्रियाएं, अभिलेखों और न्यायिक कार्रवाइयों को मान्यता प्रदान करना, कि कोई भी राज्य ये नहीं कहे कि साहब ये तो केंद्र सरकार का कानून है, उसकी विधि है, उसका न्यायिक निर्णय है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, या राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायालय है, राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय है, उसको बिहार वाला उच्च न्यायालय वाले बिहार की सरकार मना कर दी, साहब तो राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि आर्टिकल 261 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र सब जगह और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों और न्यायिक कार्यों की जो है उन कार्यवाहियों को पूर्ण मान्यता दी जाएगी। किसी भी प्रकार का जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को दूसरी सरकार इस बात के लिए मना नहीं कर सकती कि ये फला सरकार द्वारा जारी किया गया है। गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है वो चाहे भारत में कहीं भी चला जाए, वो किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाए, उसका सम्मान रूप से उसको कहते हैं कि मान्यता प्राप्त होगी। फिर महत्वपूर्ण बात यह आती है कि 262 के अनुसार विभिन्न राज्यों के मध्य जो नदी जल विवाद है, जल का बंटवारा, नदी का बंटवारा, नदी जल पर बांध बनाने संबंधी प्रक्रियाएं, बांध बनाने की भूमि अधिकरण, अतिक्रमण, ये विभिन्न प्रकार के जो निर्णय हैं वो इसके लिए वो अंतर्राज्य नदी घाटी जो है उसका जो निवारण है वो संसद विधि द्वारा बना के कर सकती है। इसमें जैसे मान लीजिए नर्मदा घाटी योजना, कावेरी जल विवाद, सिंधु जल विवाद, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के विवाद हैं। उन सब विवादों का निस्तारण संघ ने विधि बना करके किया है और संघ चाहे तो इस मामले में न्यायपालिका के हस्तक्षेप का भी मनाही कर सकता है विधि के द्वारा कि न्यायपालिका को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना, क्योंकि ये कार्यपालिका संबंधी कार्य, प्रशासनिक व्यवस्था है। फिर भी जब विभिन्न राज्यों के मध्य विवाद होता है नदी जल पर तो वो न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर विभिन्न राज्यों के मध्य कोई विवाद हो, किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु हो, तो ऐसी परिस्थिति में 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है और 1990 में भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर दिया गया है। तो विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग करने के लिए, सहयोग हो, उनमें आपस में विभिन्न प्रकार के मुद्दों का निस्तारण शांतिपूर्ण हो, इसके लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त पहले ही 1955 से ही भारत की संपूर्ण क्षेत्र को 5 क्षेत्रीय प्रभागों में या विभागों में बांटा गया और वहाँ पर क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है, ताकि जैसे मान लीजिए कि हम उत्तर पूर्व एक क्षेत्र है जहाँ पर एक जैसे जनसंख्या, एक जैसे विचार, भाषा के अधिकांश लोग रहते हैं, खान पान वाले लोग रहते हैं, तो एक नॉर्थ की एक अपनी है, साउथ की अपनी है, पश्चिमी की अपने हैं, दक्षिण की एक अपनी है, पूर्व की एक अपनी है। तो इन सब क्षेत्रों में बांट करके या मध्य की जैसे मान लीजिए राज्य से मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से मिलकर के एक परिषद का निर्माण करते हैं, पूर्वोत्तर वाले अपना निर्माण करते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये मिलकर के एक उत्तरी परिषद का गठन करते हैं। तो इस प्रकार से इन क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से उन क्षेत्रीय जो राज्य हैं उनके मध्य सहयोग रहे और विभिन्न प्रकार के मुद्दे अगर कोई हो तो उनका शांतिपूर्ण से उनका हल किया जा सके। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 307 के अनुसार अंतर्राज्यीय जो व्यापार वाणिज्य है उनके विनिमय के लिए भी व्यवस्था करने का अधिकार संघ को है और संसद किसी भी प्राधिकारी को या विधि बना करके इस प्रकार की व्यवस्था कर सकती है। अब बात आती है कि केंद्र और राज्य के बीच जो प्रशासनिक संबंध है उसमें कुछ विवादास्पद क्षेत्र है जहां पर अक्सर विवाद होता रहता है
और उनका निस्तारण भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला बात तो यह है कि उस विवादास्पद क्षेत्र में हम बात करेंगे राज्यपाल की, तो राज्यपाल का जो पद है वो विवाद का विषय हो जाता है। उस परिस्थिति में जब राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उससे पूर्व राज्य की जो मुख्यमंत्री है, राज्य की जो मंत्रिपरिषद है, उससे सलाह मशवरा नहीं किया जाता है, तो राज्य जो है वो राज्यपाल को अपने यहाँ थोपा हुआ मानते हैं और राज्यपाल और जो मंत्रिपरिषद है या जो राज्य की जो कार्यपालिका उसके मध्य एक जो वास्तविक कार्यपालिका मध्य एक विवाद का विषय खड़ा हो जाता है। क्योंकि राज्यपाल जो है वो संवैधानिक प्रधान है, संवैधानिक रूप से शक्तियाँ उसको दी जानी, लेकिन वो वास्तविक रूप से शक्तियों का उपयोग नहीं करता, वास्तविक रूप से शक्तियाँ मंत्रिपरिषद करती है। ऐसे में उनके मध्य सहयोग और समन्वय बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री उसके मंत्रिपरिषद की सलाह मशवरा करके उसकी नियुक्ति की जाए। राज्यपाल की नियुक्ति और उसके कार्यों के बारे में हम सरकारी आयोग की अनुशंसाओं के बारे में सरकारी आयोग का जब बातचीत करेंगे तो विस्तार से बातचीत करेंगे। फिर दूसरा महत्वपूर्ण जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं का है। अखिल भारतीय सेवाएं क्योंकि केंद्रीय सरकार द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है, उनकी पदोन्नति की जाती है, उनके खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके द्वारा की जाती है, राज्य सरकार द्वारा उनको विभिन्न प्रकार की कार्रवाई उनके अधीन वो नहीं आते हैं। तो प्राय ये देखा जाता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी हैं वो राज्यों को भी अपना राज्य नहीं मानते हैं और साथ ही वह राज्य सरकारों के आदेश निर्देश का उससे भावना और निष्ठा से पालन नहीं करते हैं जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है। तो इस प्रकार से अखिल भारतीय सेवाओं के जो कर्मचारी अधिकारी है उनकी नियुक्ति और उन पर नियंत्रण निर्देशन और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें यह है कि अगर राज्य सरकार किसी अधिकारी कर्मचारी पर इस प्रकार का प्रावधान या इस प्रकार से कार्रवाई की मांग करती है तो केंद्र सरकार को समुचित ध्यान देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि जब किसी राज्य में कोई दुर्घटना हो, आपदा हो, प्रकार बाढ़, अकाल, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि केंद्र गाहे बेगाहे उसको कहते आदेश निर्देश देता है, जिससे राज्य जो है अपने संप्रभुता पर अतिक्रमण मानता है और साथ ही कहते अपने अधिकारों के क्षेत्र में वो उसको एक अनावश्यक हस्तक्षेप के रूप में लेता है। तो प्राय जब ऐसी स्थिति हो तो राज्य को स्वयं व्यवस्था करने देनी चाहिए और केंद्र को भी कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। कई बार जब ये आती है कि जब राज्य में इस प्रकार की विपदा आ जाती है और वो केंद्र की तरफ देखता है तो केंद्र राज्यों के निर्देश आदेश देके रह जाता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। केंद्र को आगे बढ़ करके उसकी सहायता करनी चाहिए, उसकी समुचित व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक महत्वपूर्ण विवाद का विषय यह है कि नियोजन जो प्लानिंग है वो एक केंद्रीय प्रवृत्ति वाला विषय बनता जा रहा है और 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ, उसके बाद में 2016 में उसको नीति आयोग के रूप में गठित बना दिया गया। नीति आयोग और योजना आयोग एक जैसी प्रक्रियाओं या एक जैसी कार्यविधि या कार्य संरचना के रूप में काम करते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये विशेषज्ञ वर्ग है, एक जिसमें मंत्री है, विशेषज्ञ है, विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी हैं वो उसमें शामिल हैं। और अब जो योजना आयोग है या नीति आयोग है, जिस योजनाओं को स्वीकार करता है वही योजना मिलती है, उसी के अनुसार उसको अनुदान मिलता है, उसके अनुसार केंद्रीय सहायता उसको मिलती है। तो इस प्रकार से राज्य जो है वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए अपने कमी महसूस करते हैं कि साहब इन केंद्रीय योजनाओं या नियोजन के माध्यम से हम पर एक अंकुश लगाया गया है और साथ ही जिन मदों की, जिस योजना की या जिस हेतु पैसे की हम मांग करते हैं उस अनुसार हमको वो नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से ये केंद्र द्वारा ऐसे केंद्र राज्य के विवादास्पद बिंदु है जिन पर कहते हैं कि एक समीचीन विवेचन की आवश्यकता है और साथ ही उनके सार्वमान्य हल निकालने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि केंद्र और राज्य के मध्य जो प्रशासनिक संबंध है वो कड़े तब हो जाते हैं जब उनमें विपरीत दलों की सरकार होती है और सहयोगी और मीठे तब हो जाते हैं जब उनमें एक विचारधारा वाले दलों की सरकार होती है। ये अलग बात है।
लेकिन एक सहयोगी संघवाद की स्थापना करने के लिए इन विवादास्पद जो बिंदु है उनमें समुचित सुधार की आवश्यकता है और साथ ही केंद्र और राज्यों को संविधान द्वारा अपने अपने डोमेन में काम करने के लिए संवैधानिक शक्तियां दी गई हैं। तो केंद्र को भी प्राय राज्यों को आदेश निर्देश देने से बचना चाहिए। अनावश्यक आदेश निर्देश उनको जारी नहीं किए जाने चाहिए, उनकी स्वायत्ता में उनका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। साथ ही राज्यों को भी ये मानना चाहिए कि केंद्र उनका बड़ा है और केंद्र ही उनका आधार है, तो केंद्र की जो आदेश निर्देशों को अन्यथा न ले और केंद्र के साथ में सहयोगी के रूप में काम करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। इस प्रकार से ये जो प्रशासनिक संबंध है वो ज़्यादा मधुर और बेहतर होंगे। जय हिंद, जय भारत।